अब जैसे भारत में हिम नदी का कार्य कहाँ देखा जा सकता है, तो भारत में कहाँ देखा जा सकता है, हिमालय के जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर हम हिम नदी का कार्य, चाहे वह क्षरण कार्य हो या वहन निक्षेपण कार्य हो, उसे हम आसानी से देख सकते हैं। और कौन से प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश में हिमानी का कार्य समुद्री तट के पास देखने के लिए मिलता है। अभी जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा अधिक शीत वाला प्रदेश है, वहाँ पर जो है प्राकृतिक प्रदेश में हिमानी का कार्य समुद्री तट के पास हमें देखने के लिए मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है बाह्य प्रक्रिया भाग 2 को फिर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने नदी के कार्य एवं भूरूप के बारे में देखा था। अब आज जो है हम हिमानी के कार्य एवं भूरूप के बारे में देखेंगे। हिमानी अर्थात जो जिन नदियों में हिम का पानी, बर्फ़ का पानी पिघलता है, बर्फ़ का पानी जाता है, उसे हम कहते हैं हिमानी या हिम नदी के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि हिमानी क्या होता है। जिस प्रदेश का तापमान द्रवणांक, द्रवणांक मतलब होता है गलनांक, जहाँ पर कोई ठोस पदार्थ जो है वह पिघलने लगती है, तो उसे हम कहते हैं द्रवणांक। द्रवणांक बिंदु से कम होता है, अर्थात यहाँ का तापमान जो है द्रवणांक बिंदु से कम होता है, तो ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। हिम स्वरूप में, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के स्वरूप में वर्षा होती है, उसे हिमपात कहा जाता है। हिमपात वर्षा के कारण भूपटल पर हिम परत तैयार होती है। अब जब हिम वर्षा होती है, जैसे जब पानी की वर्षा होती है तो पानी एकत्रित होता है, उसी तरह से जब हिमपात वर्षा होती है तो भूपटल पर हिम परत अर्थात हिम की, बर्फ़ की परत तैयार हो जाती है। जैसे कि आपको स्विट्ज़रलैंड, जम्मू कश्मीर, इन सब भागों में देखने के लिए मिलता है। हिम के अति भार से हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलने लगती है। जब उसका वजन जो है बढ़ता जाता है, अर्थात परत के ऊपर परत जो है वह जमा होती जाती है, तो उसकी वजह से हिम परत जो है वह ढलान की आगे सरकने लगता है, फिसलने लगता है। तो परत की सतह से जमीन के समीप का हिम दबाव और घर्षण के कारण पिघलने लगता है, अर्थात जो जमीन, जो भूपृष्ठ पर जो हिम परत है, जो हिम है, वह क्या होता है, पिघलने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाथ में बर्फ़ लेते हो और अगर उसे थोड़ा सा ढाल की तरफ रखा जाए तो आप देखोगे कि उसका निचला सतह जो है वह पिघलने लगता है और वह बर्फ़ जो है ढलान की दिशा में सरकने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो बर्फ़ जो है भूपृष्ठ पर है, जो ऊपर सतह पर है वो नहीं, जो भूपृष्ठ पर है वह दबाव और घर्षण के कारण पिघलने लगता है और हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा में सरकने लगती है। नदी की तरह ही हिमानी का भी अपक्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य करती है। आगे हम देखेंगे कि हिमानी का क्षरण कार्य। अब हिमानी का क्षरण कार्य किस तरह से होता है, तो गति कम होने पर बर्फ का घनत्व अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। जब बर्फ का घनत्व अधिक होता है और उसकी गति जो है वह कम होती है, तो वह अपने तल पर और कगार पर क्षरण का कार्य अधिक मात्रा में करती है। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नदी का पानी जिस प्रकार से बहता हुआ दिखाई देता है, क्या वैसे ही हमें हिमानी बहती हुई दिखाई देती है? तो अगर आपने देखा होगा कि नदी का पानी, तो आपने देखा ही है कि नदी का पानी जो है वह द्रव स्वरूप में है और द्रव स्वरूप में होने के कारण उसके प्रवाह की गति जो है वह अधिक होती है। और हिमानी का स्वरूप क्या है? ठोस है, और ठोस होने के कारण
उसकी प्रवाह की गति जो है वह मंद होती है। इसलिए नदी का पानी जिस तरह बहता हुआ दिखाई देता है, उस तरह हमें हिमानी बहती हुई कभी भी नहीं देती है। अब हिमानी के क्षरण कार्य से किस प्रकार के भूस्वरूप का निर्माण होता है? तो हिमानी के क्षरण स्वरूप से हिमगह्वर, सुक्कुट और गिरिशृंग, यू आकार की घाटी और लंबित मतलब लटकती हुई घाटी, मेषशिला, ये भूरूप तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमगह्वर किसे कहते हैं। तो ये जो भाग है आप इसमें देख रहे हो, ये जो चित्र आप देख रहे हो, इसमें ये जो चित्र है ये हिमगह्वर और गिरिशृंग है, जो कि हिमानी के अपक्षरण के कारण निर्मित हुई है। अब ये हिमगह्वर और गिरिशृंग, ध्यान रखिएगा, हिमगह्वर और गिरिशृंग जो है ये हिमानी के क्षरण के कारण निर्मित होने वाला भूस्वरूप है। और इस क्रिया में हिमानी जो है, बर्फ जो है, पर्वतों की ढलान पर पड़ा हुआ बर्फ तुरंत नीचे सरकने लगता है। ये जो ऊपर की ओर बर्फ पड़ा रहता है ये नीचे की ओर सरकने लगता है और उससे घर्षण होकर पर्वतों की ढलान तीव्र हो जाती है और फिसला हुआ ये जो बर्फ है वह तल की ओर संचित होता है। संचित होने के बाद पिघला हुआ जल, अब ये पिघलने लगता है और ये जल के रूप में परिवर्तित होता है और जल अपक्षय होकर तल की ओर, इट मीन्स गहराई की ओर जो है वह जाने लगता है और ऐसे पर्वतों की ओर के गहरे भाग को, ये जो गहरा भाग है इसी को हिमगह्वर कहते हैं। और यह हिमगह्वर एक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम कुर्सी की तरह आपको दिखाई देता है। इसका वर्णन जो है कुछ समय पहले राक्षसी आराम कुर्सी के रूप में किया जाता था। और इसके अलावा कोई खुले भागों में, खुले पर्वतों के भाग जो हैं वहाँ पे पर्वतों की सब दिशाओं की ढलान के भागों में हिमगह्वर तैयार हुए हैं। जहाँ पे भी आप पर्वत देखोगे, बर्फीले पर्वत, तो वहाँ पर उसके खुले हुए भाग में आपको ये हिमगह्वर देखने के लिए मिल सकता है। पर्वतों का जो ये ऊपर का भाग है, ये ऊपरी भाग जो है, जो कि आपको एक सिंह के जैसा दिखाई दे रहा है, इसे हम गिरिशृंग कहते हैं। ये ऊपरी भाग जो है इसे गिरिशृंग के नाम से जाना जाता है। यूरोप, इटली और स्विट्जरलैंड की जो सीमा वाले भाग हैं, ऐसे भागों पर आपको यह गिरिशृंग देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ के ये प्रसिद्ध उदाहरण स्वरूप हैं। अगला छायाचित्र हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हिमानी के क्षरण कार्य से भूरूप तैयार होता है। जैसे यह जो है यू आकार की घाटी, अब ये इंग्लिश अक्षर यू है, यू आकार की घाटी है। यह इस भी जो है हिमानी के अपक्षरण के कारण निर्मित हुआ भाग है। इसके अलावा मेषशिला, यह जो है भेड़ के आकार की शिला दिख रही है, यह भी जो है हिमानी के अपक्षरण के कारण निर्मित भूस्वरूप है। लंबित घाटी, ये जो छायाचित्र है यह है लंबित घाटी का। अब ये लंबित घाटी का निर्माण भी हिमानी के अपक्षरण के कारण होता है। लंबित घाटी अर्थात जो कि यहाँ पे हिमानी के अपक्षरण के कारण निर्मित हुआ भाग है। हिमानी के खनन कार्य से निर्मित भूरूप घाटी को लंबित घाटी कहते हैं। मुख्य हिमानी से मिलने वाली सहायक हिमानी की तुलना में बर्फ की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें अपक्षरण कार्य कम होता है। मुख्य हिमानी में बर्फ जो है अपने पात्र में पूर्ण ऊंचाई तक संचित होता है।
मुख्य एवं सहायक हिमानी, जैसे मुख्य नदी और सहायक नदी होती है, तो उसी तरह से मुख्य हिमानी अर्थात जो मुख्य हिमानी है, जैसे ये हिमगह्वर और गिरिशृंग हो गए, तो जो मुख्य हिमानी है और सहायक हिमानी का संगम होते समय उनके तल की ऊंचाई की अपेक्षा दोनों प्रवाहों में बर्फ की ऊंचाई समान दिखाई देती है और सहायक हिमानी का तल मुख्य हिमानी के तल की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाई देता है। केवल बर्फ पिघलने पर यह तल की ऊंचाई का, जब यहाँ की बर्फ ऐसे पिघल गई तब आपको मुख्य तल और इसकी ऊंचाई का अंतर दिखाई देता है। सहायक हिमानी की घाटी मुख्य हिमानी के तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर होती है और यह जो है, जैसे यह अधिक ऊंचाई पर दिखाई दे रही है, तो यह जो है आपको लटकते हुए स्वरूप में दिखती है, इसीलिए ऐसी घाटी को लंबित घाटी के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला देखेंगे कि हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य क्या है और किस प्रकार की भूमि स्वरूप उससे तैयार होती है। हिमानी बहते समय अपने साथ काप की मिट्टी अर्थात मिट्टी, रेत, बालू जो कुछ भी है सब बहाकर लेकर आती है और इस मिट्टी को हिमोड़ कहते हैं। अभी हिमोड़ अर्थात हिमनद, जो हिमानी नदियां हैं, हिमनद अपने साथ लाए गए अवसादों को, अवसाद ये काप की मिट्टी, अवसादों को अपने किनारों पर छोड़ता जाता है, क्योंकि इसकी गति जो है वह धीमी है, तो ये क्या करता है, अपने किनारों पर छोड़ता जाता है और आगे बढ़ता है, इसे ही हिमोड़ कहा जाता है। ध्यान रखना, इसका निर्माण जो है हमेशा हिमानी जल द्वारा होता है, नदी के पानी के द्वारा कभी भी हिमोड़ का निर्माण नहीं होता है। हिमोड़ के संचयन स्थानानुसार उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भू हिमोड़, दूसरा पार्श्व हिमोड़, तीसरा मध्य हिमोड़ और चौथा है अत्यंत हिमोड़। इस प्रकार से उसके 4 प्रकार हैं। तो उसका हम चित्र के अनुसार देखते हैं। यह जो है हिमोड़ और उसके प्रकार हैं, हिमोड़ का चित्र है। तो ये जो है हिमोड़ का भू भाग हो गया, भू हिमोड़, यह आपका पार्श्व हिमोड़, यह मध्य हिमोड़ और यह है अत्यंत हिमोड़। इस तरह से उसके 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भू हिमोड़ किसे कहेंगे। तो हिमानी के तल पर, ये हिमानी का तल है, जिसे हिमनदी का पाट कहते हैं, तो हिमानी के तल पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को, अब हिमोड़ तो आपको पता ही है कि जो काप की मिट्टी है, जो अपने साथ वह काप की मिट्टी बहा कर लाती है, उसे हिमोड़ कहते हैं। तो काप की मिट्टी को जब यहाँ पर एकत्रित करते हैं तल पर, उसे कहा जाता है भू हिमोड़, जो कि पहला प्रकार है। अब दूसरा देखेंगे हम पार्श्व हिमोड़। तो हिमानी की कगार, ये जो है हिमानी का कगार है, तो हिमानी की कगार पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को, हिमानी की कगार पर, किनारे पर जो हिमोड़ एकत्रित होता है, जो काप की मिट्टी एकत्रित होती है, उसे भू हिमोड़ कहते हैं, उसे पार्श्व हिमोड़ कहते हैं। सॉरी, हिमानी की कगार पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को पार्श्व हिमोड़ कहते हैं। अब अगला देखेंगे मध्य हिमोड़। अब ये मध्य हिमोड़ है, आप देख रहे हैं दोनों पार्श्व हिमोड़ दोनों ओर से जो है अपना सब कुछ बहाकर एक साथ में ला रहे हैं, एक जगह एकत्रित हो रहा है, उसे मध्य हिमोड़ कहा जा रहा है। तो जब 2 हिमानियाँ आकर मिलती हैं, तब वहाँ उनके अंदर की ओर की दोनों कगार के पार्श्व हिमोड़ से मुख्य हिमानी के पात्र में मध्य हिमोड़ तैयार होता है। अगला जो है हिमानी का अग्रभाग, ये जो है हिमानी का अग्रभाग है। तो हिमानी का अग्रभाग जहाँ हिम प्रवाह का
जल प्रवाह में रूपांतरण होता है, अर्थात बर्फ जो है, हिम प्रवाह, बर्फ जो है वह जल में रूपांतरित हो रही है और वहाँ से आगे जल प्रवाह हिमानी द्वारा लाए गए सभी हिमोड़ों को बहाकर नहीं ले जा सकता और इस भाग में वह हिमोड़ को, मतलब काप की मिट्टी को संचित करता है। उसे कहते हैं हिमानी का अंतिम भाग या इसे हिमोड़ कहा जाता है, अत्यंत हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यह हिमोड़ हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके कारण किस तरह की भू आकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हिम नदी के निक्षेपण प्रक्रिया से हिमोड़ गिरी अर्थात कि जो लंब आकार की अंडाकृति दिखाई देती है उसे कहते हैं हिमोड़ गिरी, जो कि वहन और निक्षेपण के कारण निर्मित होती है। और अगला है हिमोड़ कटक जो कि यह भी जो है हिमोड़ के निक्षेपण से तैयार होता है, जो कि सर्पाकार टीले के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप इस छाया चित्र में देख सकते हो कि यह जो है हिमोड़ कटक है, ये आप देख रहे हो हिमोड़ कटक, जो कि सर्प के आकार का आपको दिखाई दे रहा है। तो यह जो भाग है यह भी हमारा हिमानी के वहन और निक्षेपण से निर्मित हुआ है। दूसरा भाग आप देख सकते हो हिमोड़गिरी। अब ये हिमोड़गिरी है जो कि लंब गोलाकार में आपको दिखाई दे रहा है, अंडाकृति में दिखाई दे रहा है, इसे अंडे के टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी जो भाग है वहन और निक्षेपण के कारण निर्मित हुआ है।